नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि प्रत्येक बिंदु को मैं आपको रटा दूंगा पेपर से पहले वही काम कर रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक बिंदु को पहले व्याख्या से या व्याख्या सहित कह सकते हैं या विस्तार से, और फिर उसको ट्रिक से, और फिर उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से याद करवाया जाएगा 3 तरीके से। ठीक है ना, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। तो जैसे कि वर्ण विचार की हम बात करते हैं तो वर्ण विचार की पहली जो क्लास रही थी वो स्वर की रही थी, जो लगभग 1.25 घंटे की थी। और इसी तरह व्यंजन की भी इतनी बड़ी ही क्लास थी। तो विस्तार से स्वर और व्यंजन को मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है। कुछ विद्यार्थी हालांकि ऐसा कह रहे हैं कि सर इतनी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है वो इस तरीके से पढ़ाया है कि मतलब जो 0 से शुरू कर रहा है उसके भी वो समझ में आ जाए, चाहे वो व्याख्याता की तैयारी करने वाला है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाला है, चाहे वो रीट की तैयारी करने वाला है, चाहे वो पटवार की, चाहे एसआई की, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर नेट सेट की, किसी की भी तैयारी करने वाला हिंदी का विद्यार्थी होना चाहिए, टीजीटी पीजीटी आदि किसी से संबंधित। और अब मैं जो लेकर आया हूँ ये ट्रिक लेकर आया हूँ, इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो बात अलग रहेगी। उसके अलावा इस ट्रिक को मैं कोशिश करूँगा 5 से लेकर 7-8 मिनट के अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूँ। स्वर जो है वो 5-7 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, और इस तरीके से याद करवा दूंगा कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो ट्रिक रहेगी वो वैज्ञानिक रहेगी पूर्णतः, ऐसे नहीं कि तुक्का मारने वाली नहीं रहेगी, वैज्ञानिक रहेगी पूर्णतः। तो चलो देखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम स्वर की बात करते हैं। तो जैसे वर्णों की बात करते हैं तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मूल वर्ण। तो मूल वर्णों की संख्या है 11। मूल वर्णों की संख्या है 11, और जो मूल वर्ण है उनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या, मूल जो स्वर रहते हैं उनकी संख्या 11 रहती है, और मूल जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 रहती है। स्वर जिन्हें बिना किसी की सहायता के बोला जाता है, जिनका उच्चारण निर्बाध गति से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, या जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं स्वर की। तो स्वर के जो है अलग अलग भेद है। पहला भेद जो है वो उत्पत्ति के आधार पर है। स्वर का जो पहला भेद है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर के भेद यहां हम लिख देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर की बात करें तो ये 4 माने जाते हैं, ए, ई, उ और री। संधि स्वर की बात करें तो ये 7 माने जाते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये। ठीक है ना। मूल स्वर क्यों बोलते हैं? कि इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाता है, ये मूल वर्ण है। इनका निर्माण जो है किसी के योग से नहीं हुआ है। ठीक है ना। और जो ये संधि स्वर है इनका निर्माण 2 स्वरों के योग से हुआ है, इसलिए इनको संधि स्वर कहा जाता है। जो संधि स्वर है इनका निर्माण 2 स्वरों के योग से हुआ है। अब कैसे हुआ आगे चलते हैं। संधि स्वर है, इसके भी 2 भेद है। संधि स्वर है, इसके भी 2 भेद है। कौन कौन से 2 भेद? दीर्घ स्वर और शुंठ स्वर। दीर्घ स्वर और शुंठ स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ इनकी संख्या 3 है। शुंठ स्वर ए, ऐ, ओ, औ इनकी संख्या 4 है। अब इनको दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? इनको शुंठ स्वर क्या कहते हैं? इनको दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं कि ये समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें वही स्वर आए हैं जो समान स्वरों के मेल से दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है ना। और इसमें शुंठ स्वर में वो आए हैं जो असमान स्वरों के योग से होते हैं। कैसे होते हैं? समान स्वरों के योग से थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। ठीक है ना। बात करते हैं आ की। तो ए धन ए बराबर क्या हुआ? आ। ये समान स्वरों के योग से ये दीर्घ हो गया, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ई धन ई बराबर ई। ठीक है ना। उ धन उ बराबर उ। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं।
समझ में आ गई बात। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये असमान स्वरों के योग से बनते हैं। कैसे बनते हैं देख लेते हैं, जगह थोड़ी है लेकिन फिर भी हम काम करेंगे। ए और ई, ए और ई मिलकर क्या होता है? ए, असमान स्वर, इसलिए इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ए और ए बराबर क्या हुआ? आई। उसी तरह ए और ऊ बराबर क्या हुआ? ओ। ए और ओ बराबर क्या हुआ? औ। समझ गए? इसलिए इनको असमान स्वर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर, यह है संयुक्त स्वर। अब आते हैं दूसरा जो भेद है वो है उच्चारण कालमान के आधार पर। उच्चारण कालमान के, यह तो उत्पत्ति के आधार पर था कि उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति मूल स्वर जो मूल ही है, जिनकी बाद में कोई निर्माण नहीं हुआ, ठीक है ना। और दूसरे जो स्वर है वो संधि स्वर है, उनका दो स्वरों के मेल से जो है निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। दो स्वरों के मेल से उत्पत्ति हुई है। अब दो स्वरों के मेल से उत्पत्ति वाले, दो स्वरों के मेल से उत्पत्ति वाले भी दो प्रकार के हैं। एक है दीर्घ स्वर, एक है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर इसलिए क्योंकि समान स्वरों के, ठीक है ना, समान स्वरों के मेल से उनका निर्माण हुआ है, ठीक है ना, इसलिए वो दीर्घ स्वर है। और उनका जो है असमान स्वरों के, इसलिए संयुक्त स्वर, याद रख लेना। अब दूसरा जो उच्चारण कालमान, कालमान या अवधि, उच्चारण कालमान या अवधि के आधार पर तो भी उच्चारण में समय कितना लगता है, उच्चारण में समय कितना लगता है इसके आधार पर, तो उच्चारण में समय लगता है या तो कम लगता है या ज्यादा लगता है। तो इसके आधार पर दो भेद किए गए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से दो भेद किए गए प्यारे बच्चों? ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर सभी जानते हैं, चार है, ए, ई, उ और री, चार, ये ह्रस्व स्वर है। इनके उच्चारण में जो अवधि है, जो समय लगता है वो कम लगता है। इनके उच्चारण में समय कम लगता है, इसलिए इनको लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में समय अधिक लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 7 मानी जाती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, 0, 7। ठीक, ओके। अब चलते हैं जाति के आधार पर। तीसरा भेद जो आता है स्वरों का वो आता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर की बात करें तो सहजातीय और विजातीय। सहजातीय समान जाति के और दूसरी जाति के, समान जाति के और दूसरी जाति के। जाति की बात करते हैं तो हमारे देश जो है हमारे देशवासियों से ज़्यादा जाति के बारे में कोई नहीं जानता है। हम यहाँ जाति का तो बैंड बजाते ही बजाते हैं, चाहे और कुछ करे ना करे, ठीक है ना। वही यानी पल्ला भाई यकीन ना हो, पर जाति को झंडो सारा सागे लेके रखेगा। सहजातीय और विजातीय, सहजातीय और विजातीय। सहजातीय का मतलब है ए और आ, ई और ई, उ और ऊ, 6 है। कितने हैं? 6 प्यारे बच्चों। ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना, ये है 4 विजातीय। अब ये जो सहजातीय है, सहजातीय से तात्पर्य सिर्फ ए और आ सहजातीय है, ई और ई सहजातीय है, उ और ऊ सहजातीय है। ए और ई नहीं है, ई और ऊ नहीं है, ये आपस में सहजातीय नहीं है। ए की जाति का आ है, ई की जाति का ई है, ऊ की जाति का ऊ है, ये सहजातीय है। अब ठीक है ना, एक दूसरे से मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे कि ए और ई क्या ये दोनों सहजातीय है, तो नहीं, ये दोनों विजातीय है। ए और आ सहजातीय है, ई और ई सहजातीय है, ऊ और ऊ सहजातीय है, और ये सहजातीय नहीं है क्योंकि अलग अलग जाति के। कैसे है? क्योंकि ए का निर्माण ए और ई से हुआ है, ठीक है ना। ऐ का निर्माण ए और ए से हुआ है, ओ का निर्माण ए और ऊ से हुआ है, औ का निर्माण ए और ओ से हुआ है। इस तरह से ये दोनों विजातीय है। अब आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। चौथा भेद जो है प्यारे बच्चों, आपने कहा था कि जल्दी जल्दी करवाना है, तो ये ट्रिक है, स्पीड से करवा रहा हूं। बाकी आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद फिर से मैं आपको कह दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर कौन कौन से स्थान दिख रहे हैं आपको? स्थान कौन सा? सबसे पहले कंठे। कंठे कौन सी है? ए और आ। कंठे कौन सी है? ए और आ। उसके बाद आता है तालु। कंठ के बाद कौन सी जगह आती है? तालु। जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण प्यारे बच्चों, जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं, ई और ई, ठीक है ना। उसके बाद आता है मूर्धन्य व्यंजन। री जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है, जिसका उच्चारण मुर्दा से होता है, जीभ के मुर्दा को स्पर्श करने से होता है। उसके बाद आता है दंत्य व्यंजन। री जो है
लरी जो है वो जीभ के दांतों को स्पर्श करने से इसका उच्चारण होता है। लरी जो है वो दंत्य व्यंजन है। ओष्ठ्य व्यंजन उ और ऊ जो है वो ओष्ठ्य व्यंजन है। इनका उच्चारण ओष्ठों से होता है या ओठों से होता है। कंठ तालव्य ए और ऐ कंठ तालव्य, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, या इनका निर्माण कंठ और तालु दोनों से हुआ है, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहते हैं। कंठोष्ठ्य, इनका उच्चारण जो है कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण कंठ और ओष्ठ दोनों से हुआ है, इसलिए कंठोष्ठ्य। कैसे हुआ है ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ए और ऐ इनका निर्माण कैसे हुआ है। ये मैं बता ही चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता दूं कि ए और ई, ए, ठीक है ना। अब ए क्या है? ए है कंठ्य और ई क्या है? तालव्य। ए क्या है? कंठ्य, ई क्या है? तालव्य, इसलिए ए क्या हुआ? कंठ तालव्य। ए क्या है? कंठ्य, ई क्या है? तालव्य, ए और ई क्या हुआ? कंठ। ए क्या है? कंठ्य, ई क्या है? तालव्य, इसलिए ए क्या हुआ? कंठ तालव्य। याद रख लेना। इसी तरह से ए और ए बराबर आई, इसके बारे में उधर से विस्तार से बता कर आया हूं, क्योंकि ए और ई ए, इधर ए और ए आई, बाकी सभी किताबों में यही दिया हुआ है कि ए और ए आई होता है, लेकिन कामता प्रसाद में दिया हुआ है आ और ए आई होता है, लेकिन अपने यही मानेंगे जो मैंने लिखवा दिया। कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ए और ऊ बराबर ऊ। अब इसे कहते हैं ए क्या है? कंठ्य, ऊ क्या है? ओष्ठ्य, और कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ्य। याद हो जाएगा? हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जीरो से याद करवा रहे हैं। ये हो गए चार। चार के बाद अपने देखते हैं ठीक है ना। चार के बाद, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैया, जरूरत है तो ले लो, नहीं जरूरत है तो थारी मर्जी। धक्को जमा ही कोने, ठंड गमा, रात का 11-12 बज रहे हैं भैया। फिर जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर, और उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर। एक बार स्पीड से बता देता हूं, फिर मैं इसको याद करवा दूंगा। जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च 3 भेद होते हैं, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च 3 भेद होते हैं। मुखाकृति के आधार पर अब इनको मैं क्या करता हूं कि आपको अलग से करवा देता हूं। अलग से कैसे करवा देता हूं? इनको लिख के थोड़ा करवा देता हूं, उससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको याद होगा। पहला क्या है? कितने नंबर है? सॉरी 5 नंबर। 5 नंबर पर क्या है? 5 नंबर पर है जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद माने गए हैं प्यारे बच्चों? 3 भेद माने गए हैं। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च उधर लिखे हुए थे, लेकिन लिखे हुए से उस तरीके से आपको याद नहीं हो पाते। हालांकि उधर जो पढ़ के आए हैं वो तो उनको तो याद हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने इनमें क्या करना है? आपने यहां लिखना है ए और यहां लिखना है आ, इतना याद रख लेना है। मध्य हमेशा ए होगा, इसके बाद अकेला ए ही रहेगा, इसके बाद यहां से ऐसे लाइन खींच दी, यहां कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अग्र, मध्य और पश्च, ए और आ लिख दीजिए। ए और आ लिख दिया, ये अपनी काम, ये जो अपना काम है वो पूरा हो गया। अब आ जाइए, ए और आ लिखने के बाद ए और आ हो गया। अब ऊपर आ जाइए, ई और ई लिख दीजिए, यहां कुछ नहीं लिखना। अब नीचे आ जाइए, ऊ और ऊ लिख दीजिए, ठीक है ना। अब ऊपर चले जाइए, ए और आई लिख दीजिए। अब नीचे आ जाइए, ओ और औ लिख दीजिए। अब ऊपर चले जाइए, यहां री लिख दीजिए, यहां ओ लिख दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आसानी से याद हो गया होगा। अब आप बताएंगे कैसे याद हो गया?
ठीक है ना। अब देखिए ई ई ए आई, अब देखो जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पे यदि ई और ई का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से हो रहा है तो ए और आई का और कहीं से कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए और आई भी तो ई से ही बने हैं और री का उच्चारण भी तो ई जैसा ही है, इसलिए ये सभी जीवा के अग्रभाग से इनका उच्चारण होता है, ठीक है ना, जीवा के अग्रभाग से। और अब बात करते हैं ई का क्या होता है। ई का तालव्य व्यंजन है और जीभ के तालु से स्पर्श करने से ई का उच्चारण होता है, जीवा के अग्रभाग के तालु को स्पर्श करने से ई का उच्चारण होता है, पता है हमें। तो फिर ये अग्रभाग वाले हो गए, जीभ के अग्रभाग के, ठीक है ना, कंठ तालव्य, कंठ और कंठ से आवाज निकलती है फिर वो तालु को स्पर्श करती है, तो ये क्या हुआ, ए हो रही, जीभ का अग्रभाग तालु से स्पर्श करता है, समझे ना। तो ये सारे ए की प्रकृति के ऊपर है और ये सारे ए की प्रकृति के इसलिए नीचे रहेगा, इसको तो बिल्कुल भी ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है। ए जो है वो हमेशा मध्य स्वर रहेगा। उसके बाद जो पांचवा भेद है, पांचवा जो भेद, छठवां जो भेद है वो है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। टाइम ज्यादा हो रहा है, बस 1 मिनट और लगेगा। मुखाकृति के आधार पर, ठीक है ना, 5 मिनट में वादा किया था। मुखाकृति के आधार पर बताया, तो जिस क्रम से मैं लिखवा रहा हूं उसी क्रम से लिखना आपने। सबसे पहले आपने क्या लिखा है, संवृत स्वर, संवृत स्वर। स्पीड में बात कर रहा हूं, कहीं स्वर की जगह व्यंजन बोल रहा हूं तो गलती माफ कर देना भैया। अर्ध संवृत स्वर 3 नंबर पर आपने याद रखना है, क्रम यही रखना है, अर्ध के बाद फिर अर्ध ही लिखना है, अर्ध विवृत स्वर। फिर आएगा 4 नंबर पर विवृत स्वर। अब देखो जैसा मैंने इसलिए करवा रहा हूं, लिखा तो उधर ही पड़ा है, मैंने दोबारा इसलिए करवाया क्योंकि जब लिखते हैं ना तो और आसानी से याद हो जाता है। अब जैसे इधर लिखा ए और आ, तो उसी तरह से ए को और आ को यहां भी लोक कर दीजिए, जैसे वहां लोक किया वहां यहां भी लोक कर दीजिए। वहां भी नीचे नीचे था, यहां भी नीचे नीचे था, ठीक है ना, वहां भी नीचे आ था, यहां भी नीचे आ है, ए और आ को लोक कर दिया, लोक कर दिया। अब अपने चलते हैं आगे। विवर्त स्वर में क्या होता है कि विवर्त स्वर केवल आ होता है। अब यहां इसको यहां लोक कर दीजिए, इसमें और कोई नहीं आएगा। अब ऊपर से चलते हैं, संवृत स्वर, यहां तक बात आ गई। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ई उ और री। ये कहानी सारी खत्म कर दीजिए, आ के बाद वाले सारे ऊपर लिख दीजिए, ई उ और री। अब लिख दीजिए। अब इससे जो छोटे वाले हैं वो, मतलब जस्ट इससे बड़े वाले, ऊ से बड़े वाले क्या आता है, ए आता है। अब यहां आ जाओ, यहां लिखो आई, यहां लिखो ओ और यहां लिखो औ और फिर लिख दो औ। ये क्या हो गया, ये लो जी, ये हो गए अपने स्वर। अब जो दूसरा स्वर जो है 7 नंबर वाला वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। इसका कोई मतलब कोई ज्यादा है नहीं है, वृत्ताकार और अवृत्ता। ओष्ठ के आधार पर भी, ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है उसके आधार पर ओष्ठाकृति, ओष्ठ की आकृति कैसे रहती है इसके आधार पर 2 होती है, या तो वृत्ताकार या अवृत्ताकार। वृत्ताकार कौन कौन से थे, उ ओ और औ, ये वृत्ताकार है, बाकी सारे अवृत्ताकार हैं। तो इस तरीके से ये जो है स्वर जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपके 5 मिनट में फिनिश कर दे। इसी तरह से आपके व्यंजन भी करवा दिए जाएंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए सभी की, किसी से संबंधित, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और एसआई, पटवार, इनमें से किसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ निःशुल्क, ठीक है ना, कहाँ, संकुल मार्गदर्शन, SUNKUL मार्गदर्शन, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और अगर किसी प्रकार की समस्या है, कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो 63 771
24802 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर थोड़ा इन दिनों नोट्स देना मुश्किल होता है, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना और यहाँ अपनी बातचीत हो सकती है 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सएप कर देना। अगर कोई वास्तव में, या तो फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन करोगे तो कोशिश करेंगे उठाने का, लेकिन अगर नहीं उठा पाते हैं तो आप मैसेज कर दें, और ऐसा लगेगा कि वास्तव में ज़रूरत है आपको हमारी, तो फिर हम आपको मैसेज अवश्य करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।